हमने डिस्कस किया है जी जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। असल में हमारे पास जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, वो हमारे पास दो तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास कैश बेस्ड, और दूसरा जो सिस्टम हमारे पास होता है वो होता है जी अक्रूवल बेस। अक्रूवल बेस, अब कैश बेस ये सिस्टम होता है जी कि हमने जो भी हमारे पास अमाउंट आई है या जो भी अमाउंट हमने अदा की है, सिंपली कह सकते हैं कि हम कैश बुक बना रहे होते हैं, कैश का लेजर बना रहे होते हैं। जितनी कैश हमने वसूल की होती है, जितनी कैश हमारे पास होती है, जितनी कैश हमने अदा की है, ये सारी डिटेल। लेकिन दूसरी तरफ अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल। इसके मुताबिक आप जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि अगर आप एक मंथ की, यानी कि अगर आप मार्च की इनकम मालूम कर रहे हैं, तो आप अगर इनकम मार्च की लिख रहे हैं तो फिर लाजमी सी बात है कि आप जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मार्च के लिखें सिर्फ। ये मैचिंग का प्रिंसिपल कह रहा है जी कि अगर आप मार्च की इनकम मालूम कर रहे हैं तो फिर एक्सपेंस भी किसके लिखें, मार्च के। अब ऐसा भी मुमकिन होता है कि आपने कोई एक्सपेंस ऐसा अदा कर दिया हो जिसकी अभी तक आपने फ़ायदा पूरी तरह से ना लिया हो, इसीलिए आप जो है वो डेप्रिसिएशन की एलोकेशन करते हैं। इसी तरह से आप अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पूरे साल का अदा करते हैं तो एक मंथ पर उसको डिवाइड करना, एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ती है आपको। इसी तरह से अगर आपने कोई इनकम एडवांस वसूल कर ली हो और अभी तक आपने वो काम ना किया हो, या आपने कोई एक्सपेंस ही किया हो लेकिन आपने उससे पूरी तरह से कोई भी बेनिफिट ना लिया हो, आपने किसी को क्रेडिट सेल कर दिए हैं लेकिन उसने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए हैं, तो मुमकिन है अब दोनों तरफ से कि आप उसको इनकम ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। लेकिन अगर आपको वो पैसे ना वसूल हो तो बाद में आपको बैड डेट्स की भी एंट्री पास करनी पड़े। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो जर्नल में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, आप जर्नल में आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जी क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल की, आप जो है वो फर्ज करें आप 3,000 रुपये की अशिया बेच रहे हैं और कुछ दिनों बाद या नेक्स्ट मंथ में वो बंदा आपको जो है वो 2,900 रुपये दे, 100 रुपया डिस्काउंट मांगे, तो आप ये तो नहीं कर। उसके बाद अच्छा जी, तो कुछ चीज़ें जो है वो बुक से हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू असरटेन द करेक्ट ट्रेडिंग रिजल्ट, एक्यूरेट और करेक्ट ट्रेडिंग रिजल्ट के लिए of practical period, it is very essential that all the expenses, losses, income and gains relating only to that period should be considered। यानी कि आप जिस साल की, जो इससे पहले बात कर चुके हैं, जिस महीने की आप बना रहे हैं स्टेटमेंट,
उसी से रिलेटेड आप तमाम के तमाम एक्सपेंसेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि इफ़ अकाउंट्स ऑफ आर एस 1990 आर प्रिपेयर्ड, यानी कि आप 1990 का अकाउंट बना रहे हैं, देन द एक्सपेंसेस गेन लॉसेज एंड इनकम रिलेटिंग टू 1989 एंड 1999 शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाई प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जब आप 1990 का अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम हो, लॉस हो, जो भी हो, वो 1989 से रिलेटेड हो या 1991 से रिलेटेड हो, तो उसको आप उसमें शामिल नहीं करेंगे 1990 के अकाउंट में। सिमिलरली इफ सम एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड बट दीज रिमेन टू बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ 1990 दिस मस्ट बी इंक्लूडेड। अब ऐसे एक्सपेंसेस हूँ जो कि 1990 में हूँ, 1990 से रिलेटेड हूँ, लेकिन आप 1990 में उनको अदा ना कर सकते हूँ, यानी कि आपने 1991 में उनको अदा करना है, लेकिन आपने उनकी एडजस्टमेंट 1990 में करनी है। दिस मस्ट बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ ईयर। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द अकाउंटेंट टू फाइंड आउट द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग to the period which have not been recorded so far, which have been entered but incomplete or wrong। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड तो कर ली गई हैं लेकिन वो नामुकम्मल हैं और गलत हैं। These must be properly dealt with before the final account are prepared। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले उनको मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ जो है उनको फिर से रिकॉर्ड करना है। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक इज़ नाउन एज एडजस्टमेंट। और उनसे जो एडजस्टमेंट करेंगे हम, उसमें जो रद्द बदल करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एंड एडजस्टमेंट मीन टू मेक अ करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि करेक्ट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का बनाने के लिए हम करते हैं एडजस्टमेंट। विच हैज़ नॉट बीन इंटर्ड और विच हैज़ बीन इंटर्ड बट इनकम्प्लीट और रॉन्ग वे, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की गई हैं या रिकॉर्ड की गई हैं लेकिन वो ठीक नहीं है। अब अमूमन जो हमारे पास एडजस्टमेंट होती हैं वो होती हैं जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला आता है हमारे पास, इस पर बात करते हैं और फिर हम जो है वो आके इसी तरह से वन बाय वन चलते जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कैसे होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है जी कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बट हैव नॉट बीन एक्चुअली पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा कोई भी हमारा खर्चा अखराजात जो कि हम कर तो चुके हो लेकिन हमने अदा ना किया हो, यानी कि कह सकते हैं कि आप हमने बिजली यूज़ की हो उसका बिल ना दिया हो, हमने टेलीफोन यूज़ किया हो उसका बिल ना दिया हो, हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी हो और उसकी रकम जो है वो हमने अदा ना की हो, हमने कोई मुलाजम रखा हो लेकिन उसकी मुकर्रर तारीख के बाद उसकी तनख्वाह ना दी गई हो। It is often found in practice that at the end of trading period, some expenses relating to the period have been incurred but they have not been actually paid, such as rent। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो उस महीने से रिलेटेड होते हैं लेकिन हमने अदा नहीं किए होते हैं, जैसे रेंट। तो रेंट आपको अमूमन पता है कि नेक्स्ट मंथ की जो है वो फर्स्ट यकम या 2 या 3 तारीख को दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है रेंट तो वो उससे प्रीवियस मंथ का होता है, तो लिहाजा इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। सैलरी जो है वो एम्प्लॉय को नेक्स्ट मंथ की डेटों में दी जा रही होती हैं। वेजेस इसी तरह से, एडवर्टाइजमेंट इसी तरह से होते हैं। दीज एक्सपेंसेस शुड देयरफॉर बी ब्रॉट इनटू अकाउंट थ्रू एन एडजस्टिंग इंट्रेस्ट बिफोर द फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप क्या करते हैं जी, इनको प्रॉपर ट्रांजैक्शन में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ सैलरी फॉर दिसंबर, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि स्टाफ की सैलरी है और 31 दिसंबर को आपने अदा, व्हेन बुक आर क्लोज्ड एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड द अमाउंट ऑफ स्टाफ सैलरी फॉर दिसंबर इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर ड्यू बट नॉट पेड। यानी कि जब आप साल के आखिर पर 31 दिसंबर को आप अकाउंट बनाएंगे तो उस वक्त इस तरह से होगा कि आपने असल में जो दिसंबर की सैलरी है, दिसंबर का अकाउंट क्लोज हो रहा है, दिसंबर के आपने सारे एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंसेस, हर चीज़ लिखनी है, इनकम लिखनी है, आप उसको क्लोज कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी है।
तो अब अगर आप सैलरी एक्सपेंस ना लिखें तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा शो होगी, तो लिहाजा आप सैलरी लिखते हैं जी एक्सपेंडिचर ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिकॉज इट हैज़ टू बी पेड इन फ्यूचर, यानी कि आप फ्यूचर में तो अदा करेंगे। इट बिकम अ लाइबिलिटी ऑफ द मर्चेंट एज ऑन द क्लोजिंग डे को ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया, सपोज फर्दर दैट द मर्चेंट हैज़ पेड स्टाफ सैलरी फॉर 11 मंथ फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 1991 RS 1000, यानी कि 1000 रुपया उसने सैलरी दे दिया। वायर क्लोजिंग हिज बुक ऑन 31 दिसंबर 1991 ही मस्ट टेक इनटू अकाउंट द सैलरी ऑफ दिसंबर, यानी कि उसे दिसंबर की सैलरी भी जो है वो अदा करनी है। हम कहते हैं जी कि वो 100 रुपया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी चार्ज विद द फुल ईयर सैलरी अमाउंटिंग RS 1100। अब जर्नल में जो सैलरी रिकॉर्ड होगी वो तो 1000 रुपया होगी, यानी कि दिसंबर की सैलरी क्योंकि अभी तक हमने अदा ही नहीं किया, तो लिहाजा उसकी जब कोई ट्रांजैक्शन होती है उस वक्त आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो दिसंबर की सैलरी बकाया है ये तो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। एट द सेम टाइम आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर दिसंबर अमाउंटिंग RS 100 विल अपीयर एज लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट, जबकि ये एज अ लाइबिलिटी शो होगी बैलेंस शीट में जब आप इसको कंसिडरेशन में लाएंगे। तो अभी देखें अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी, यानी कि अब सैलरी बाकी है दिसंबर की, तो दिसंबर 31 को हम एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है हमने इसको टोटल पहले से सैलरी जो हमारे पास डेबिट थी, पहले से जो सैलरी डेबिट थी वो 1000 से पहले से डेबिट थी, जबकि एक अब 100 मजीद से हो गया, तो सैलरी तो पूरे 1100 यानी कि पूरे साल की सैलरी होगी। लेकिन हम ये जो 100 रुपया अदा कर रहे हैं इसकी मद में हम कैश तो नहीं दे रहे, तो लिहाजा ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी लाइबिलिटी में चला जाएगा। यानी कि हम जो एक्सपेंसेस लिख रहे हैं 1990 के लिए या किसी भी साल के लिए वो हमने 1000 नहीं लिखे बल्कि 1000 प्लस 100 यानी कि पूरे लिखे हमने 1100। तो ये एडजस्टिंग एंट्री होती हैं। तो अब क्या करना है जी, आपने सेम सैलरीज अकाउंट आपने एंट्री करनी है और क्रेडिट कर देना है आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट में। तो अकाउंट जो है वो जो लेजर अकाउंट है वो कुछ इस तरह से, सैलरी का अकाउंट कुछ इस तरह से होगा। सैलरी अकाउंट 1000 रुपया अदा हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 100 रुपया बाकी है, जबकि सैलरी का जो बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस है, अब वो 1100 रुपये पूरा हो गया है जी, पूरे साल की सैलरी हो गई है। जबकि हमारे पास एक नया अकाउंट वो ओपन हो गया है, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पैसे अदा करने। तो इसके लिए क्या है जी, जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो बाय सैलरी अकाउंट 1000 रुपये से डेबिट होगा और इसका जो है वो बैलेंस हमेशा रहेगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट पीरियड ए रिवर्स एंट्री इज मेड, जब नेक्स्ट साल स्टार्ट होगा यानी कि 1 जनवरी, तो इसी एंट्री को हम वापस रिवर्स कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। तो वापस जो है वो हम इस एंट्री को रिवर्सिंग एंट्री पास कर देंगे, तो ये हमारे पास जो सैलरी का जो है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद और फिर हम इसको अदा कर देंगे। इसी तरह से हमारे एक तरफ तो हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हुई, दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि प्रीपेड होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बिफोर दे हैव फॉलन ड्यू आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में अदा कर दिए हों लेकिन अभी तक असल में वो एक्सपेंसेस हुए न हों। इट इज़ अनलाइकली दैट सम एक्सपेंसेस मे हैव बीन पेड इन एडवांस। इन सच केस द नॉमिनल अकाउंट कंसर्न रिक्वायर सम एडजस्टमेंट सो दैट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट अप्लाइकेबल टू द प्रैक्टिकल। इसी तरह से हमारे पास
जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमने रेंट जो है वो अदा कर दिया हो, अगर प्रीपेड रेंट, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, तो हम जो है वो रिवर्स एंट्री पास कर देंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो हमारे पास जो टोटल रेंट की अमाउंट आएगी, यानी कि हमने जो कैश अदा की है वो 750 रुपये अदा की है, प्रीपेड रेंट की मद में हमने 50 रुपये अदा किए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने रेंट ट्रांसफ़र करना है वो 700 रुपये है, और प्रीपेड रेंट के लिए जो है वो हम एक अलग एंट्री बना लेते हैं।